वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। एक तरफ गवादर में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा और दूसरी जानिब तुर्बत में गोलियों से छलनी लाशों की बरामदगी। बलोच अवाम का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है, इस पर बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। वाशिंगटन का बदलता सियासी मंजरनामा अमरीकी सदर के लिए क्या चैलेंजेस पेश कर रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे खवातीन को सियासत में आगे ला सकती है। Folks with resources who believe in what we're doing to want to support us in this way is huge. और मेड इन पाकिस्तान में कराची की पैक्सी टैक्सी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वाशिंगटन से, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक नए सियासी मंजरनामे का सामना है, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ की डेमोक्रेटिक पार्टी पहले के मुकाबले में मजबूत बनकर उभर रही है। इंतखाबात जीते सदर को 1 साल हो चुका है, लेकिन वो अभी तक अपना दाखिली एजेंडा ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। इस वक्त नीलोफर मुगल हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नीलोफर, सदर इस वक्त किन मामलात पर फोकस कर रहे हैं? जी साकिब, सदर ट्रंप इस वक्त जिन उमूर पर फोकस कर रहे हैं उनमें से सबसे अहम टैक्स इस्लाहात की मंजूरी है। इसलिए वो अपने रिपब्लिकन अराकीन जो कांग्रेस में उन पर जोर दे रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इनकी मंजूरी दे। लेकिन इसके अलावा हमने ये भी देखा कि 2 हफ्ते पहले रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स को इंतखाबी कामयाबी हासिल हुई। तो सदर ट्रंप और उनके रिपब्लिकन अराकीन को इसके बाद भी एक नए चैलेंज का सामना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप एशिया के तवील दौरे के बाद वाशिंगटन वापस आ गए हैं, जो उनके मुताबिक हकीकी फवायद लाएगा। मुझे इस पर सिक्योरिटी और हिफाजत और फौजी नुक्ता नज़र से बहुत फख्र है, और तजारत से मुतल्लिक आप ऐसे इदादो शुमार देखेंगे जिन पर आपको बरसों तक यकीन नहीं आएगा। सदर ट्रंप की तवज्जो अब टैक्स इस्लाहात पर है, ताकि इसे आइंदा साल के मिड टर्म इलेक्शन से पहले कानून साजी की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर वोटर्स के सामने पेश किया जा सके। हमने 2016 का इंतखाब इसी टैक्स रिफॉर्म के वादे पर लड़ा। सदर टैक्स में कटौती और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए लड़े। ये हमारे अमरीकियों से किए गए अपने वादों को पूरा करने से मुताल्लिक है। सदर ट्रंप उस वक्त एशिया में थे जब डेमोक्रेट्स ने गुज़िश्ता हफ्ते न्यू जर्सी और वर्जीनिया में गवर्नर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। तजियाकार किलकोंदे के नज़दीक ये कामयाबियां रिपब्लिकन्स के लिए एक मुमकिन खतरे का इशारा है। ये हकीकत कि सदर इतनी तकसीम करने वाली और गैर मकबूल शख्सियत है, डेमोक्रेटिक वोटर्स को इससे बाहर आने की मजीद हौसला अफजाई होगी। और उनके वोटर्स की बड़ी तादाद में बाहर निकलना उन्हें 2006 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान का दोबारा कंट्रोल हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। जब लहर उठ रही होती है तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं कि ये जारी रहेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन है। सन 2000 में ऐसी ही लहर उठी थी, जिसे पहले ही महसूस किया जा सकता था। सदर ट्रंप की मकबूलियत की शरह तारीखी तौर पर किसी सदर के पहले साल के लिए कम है। अगर सदर की मकबूलियत ऐसी ही रही तो मेरे ख्याल में ये आइंदा इंतखाब में पार्टी के लिए मुश्किल होगा कि वो ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल बरकरार रख सके। लेकिन डेमोक्रेट्स की महज सदर की मुखालफत ही कामयाबी के लिए काफी नहीं। डेमोक्रेट्स जब इंतखाब लड़े तो वो ये यकीनी बनाएं कि वो सिर्फ ट्रंप मुखालिफ पार्टी नहीं, इन्हें मुकम्मल फायदा उठाने के लिए एक किस्म का एजेंडा लेकर आना होगा। हालिया इंतखाबात के नताइज ने डेमोक्रेट्स को सदर ट्रंप के आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देने की भी एक उम्मीद पैदा की है, अगर वो दोबारा खड़े होने का फैसला कर लेते हैं। ताहम तजियाकारों की राय में ऐसे अंदाजे सन 2016 की मानंद गलत भी साबित हो सकते हैं। और सदर ट्रंप के दाखिली उमूर में मेक्सिको के साथ सरहद पर दीवार तामीर करना भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मेक्सिको के साथ सरहदी इलाके में एक अमरीकी बॉर्डर एजेंट की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करेंगे। लेकिन ये मामला भी कांग्रेस की जानिब से फंडिंग ना मिलने की वजह से इल्तिवा का शिकार है। जी साकिब। नीलोफर मुगल हमारे साथ थी वाशिंगटन की अपडेट्स के साथ। थैंक यू नीलोफर। म्यांमार की राखाइन रियासत में मिलिट्री ऑपरेशन और रोहिंग्या बहरान के खात्मे के लिए चीन ने 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक मंसूबा तजवीज़ किया है। ये ऐलान म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिडो में 51 एशियाई और यूरोपीय मुल्कों के सफारतकारों के इजलास के मौके पर किया गया। चीन के मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में जंगबंदी के बाद दूसरे मरहले में बांग्लादेश और म्यांमार को पनाह गज़ीनों की वापसी के लिए लायामल तैयार करना होगा, जिसके बाद तीसरे मरहले में रोहिंग्या बहरान का तवील मुद्दती हल तलाश किया जाएगा। इस साल अगस्त से अब तक कम से कम 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से पनाह की तलाश में बांग्लादेश जा चुके हैं।
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع تربت میں 20 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دینے کے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے حکومت کو تحقیقات کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ حکومت نے اسے انسانی اسمگلنگ کے مسئلے سے جوڑا ہے، تاہم 15 افراد کے قتل کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی ہے۔ دوسری جانب پورے ملک میں ان دنوں گوادر کا چرچا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں کے پراپرٹی ڈیلرز نے گوادر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ترقی کے سنہرے خواب اور سیکیورٹی مسائل کی تلخ حقیقت بلوچ عوام کے لیے کیا صورتحال پیش کرتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج کے مہمان سے۔ پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ میں ایک انویسٹر ہوں، پہلے میں لاہور میں ہی کر رہا تھا، تو لاہور میں چونکہ ڈاؤن فال آیا تو میں گوادر میں ہی میں اب انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ ادھر حضرات جو ہیں وہ بھی وہاں پر ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں وہاں پر نیا دبئی واقعی ہی بننے میں جا رہا ہے۔ اور ہمیں ڈور ٹو ڈور پہلے لوگوں کو بتانا پڑا کہ گوادر کی یہ اہمیت ہے، ٹھیک سی پورٹ ہے اور چائنیز کام کرے، چائنیز جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ چیز پایا تک پہنچتی ہے جو ان کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں جا کر اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑتی تھی، اخباروں میں میڈیا کا سہارا لینا پڑتا تھا، کلائنٹ کو بلانا پڑتا تھا۔ ابھی صورتحال اس سے کافی مختلف ہو گئی ہے، کلائنٹ خود ہمیں سرچ کر کے پہنچتا ہے کہ کون ایسا ڈیلر، کون ایسا آفس جو کہ گوادر کا کام کرتا ہے۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہاں سے یہ اچھا یہ گوادر کا اسٹارٹ ہو رہا ہے، ادھر یہ پروجیکٹس ہوں گے، پھر ہم اپنے پروجیکٹس کو بتاتے ہیں، لوکیشن ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کون سی بیسٹ ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم فارنرس کی بھی اس چیز پہ کافی ہوتی ہے کہ وہ لگژری لائف ایز ویل ایز کمرشل لائف سے انویسٹ کریں۔ ورلڈ کانٹیننٹل ہوٹل ہاشو گروپ کا کھل گیا ہے، میریٹ وہ کھلنے جا رہا ہے، اتنی بڑی چین ہے اس کی۔ اسی چیز کو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھا اور وہاں پہ اچھی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پلاٹس بک کرا دی ہیں۔ گوادر میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، دور ہے تو کیا ہوا، سیکیور ہے، بیکاز ابھی میں نے سنا ہے کہ نیوی والوں نے بھی ہاؤسنگ اپنی سوسائٹی انٹروڈیوس کروائی ہے، تو اوبیسلی وہ سیکیور ہوگا ہر لحاظ سے، ڈیولپمنٹ بھی اس کی اچھی ہونے والی ہوگی، تو انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں تھی۔ اور ایکچولی وہ جو عامر صاحب ہیں دبئی والے ان کا تھا۔ لاہور کی پراپرٹی بھی اس وقت اسٹرک ہو رہی ہے، بادل جب انہیں کلیئر کر نظر آ رہا ہے، تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یہاں سے پراپرٹی بیچے گا وہاں جائے گا، جب یہاں پراپرٹی بیچے گا مارکیٹ نیچے آتی ہے، جہاں بھی کوئی بیچو میں ہوگا نیچے آئے گی، پکڑنے میں اور تیزی آئے گی۔ لاہور سے آپ نے رپورٹ دیکھی گوادر میں پراپرٹی کی بڑھتی مقبولیت کے بارے میں۔ اس وقت کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں صوبہ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ۔ کاکڑ صاحب، ویو 360 میں خوش آمدید۔ میں آغاز کرنا چاہوں گی تربت میں لاشوں کی برآمدگی کے واقعے کے بارے میں۔ جب ذمہ داری اس کی BLF نے قبول کی ہے تو پھر حکومت اسے انسانی اسمگلنگ کا مسئلہ کیوں قرار دے کر آگے بڑھ رہی ہے؟ میں بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا۔ ہم اس کو قطعاً کسی چیز سے لنک نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت یہاں پہ کر یہ رہی ہے، جو حقیقت ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو سچ تک رسائی ہو۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو جنرل اکنامک سچویشن پورے ساؤتھ ایشیا کی ہے، خصوصی طور پہ بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، یہ جتنا بھی خطہ ہے، یہاں پہ بے روزگاری ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سارے نوجوان اپنے سنہرے خواب لے کر یورپ اور امریکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں پر ایک نئی اکنامک ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے یہ بدقسمت نوجوان بھی تھے جو اس انفریکوینٹڈ اور انسیٹلڈ روٹ پہ ایران اینڈ دین آنورڈز ترکی اور آگے جانے کی کوشش تو اس واقعے سے تو فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انسیٹلڈ روٹ تھا جہاں سے وہ جا رہے تھے وہ اتنا سیف بھی نہیں تھا، تو اگرچہ وہ اللیگلی آپ کہتے ہیں کہ بارڈر کراس کرنا چاہ رہے تھے، جہاں سے وہ گزرے وہ علاقہ بھی محفوظ نہیں۔ سی پیک کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے، اس کے لیے اسپیشل فورس بھی کھڑی کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ ان علاقوں میں آئیں گے عام منصوبوں پہ کام کرنے کے لیے اور ملک کے مختلف علاقوں سے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب ان کو بھی سیکیورٹی کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا؟ اگر ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی؟ بہت شکریہ۔ یہ اگر میں وضاحت اس بات کی کرتا چلوں، دیکھیے ہمارے یہاں جو لینڈسکیپ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ویگس سے LA کی طرف جا رہے ہیں سڑک کے ذریعے، لیکن اگر اس سڑک کے دائیں بائیں آپ 150 کلومیٹر اندرونی راہوں پہ جائیں تو شاید امریکہ میں بھی وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ نہ ہوں۔ وہ سچویشن ہمارے یہاں بھی ہے۔
जो इंटरनल हमारी पहाड़ी सिलसिले हैं ये चूंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं तो ये वो वाले रास्ते अपनाते हैं जिससे उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और ये 4, 5, 8 के गिरोह सामने आ जाते हैं और बाद औक़ात इस तरह की बदकिस्मती से एक वाक़या करने में कामयाब होते हैं। तो जो लोग वहाँ काम करने आ रहे हैं उनको नहीं फिक्रमंद होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के बारे में, उनको उनके ख़ानदानों को फिक्र नहीं करनी चाहिए? कतई नहीं, क्योंकि जो लोग सीटैक के हवाले से या अदरवाइज भी आना चाहते हैं और आते हैं। पिछले दिनों ग्वादर रैली जीप हुई जिसमें कराची से पूरे मुल्क से लगभग हजारों की तादाद में लोग आए जिनमें खवातीन राइडर्स भी थी। अब ये तमाम के तमाम चूंकि अब जो हमारे रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हमारा है उसको ज़ेर इस्तेमाल लाते हैं क्योंकि 100% सिक्योर है। वैसे जिस रैली का जिक्र आपने किया वो भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इकदामात के साथ की गई थी। अच्छा, आपने सिक्योरिटी की तो बात की, एक और इशू आपने अमेरिका का जिक्र किया, लॉस एंजलिस से वेगस आपने कहा कि वहाँ भी रास्ते में नहीं होगी सिक्योरिटी। अमेरिका में एक और इशू हम देखते हैं जेंट्रिफिकेशन का, यानी यहाँ पे जो शहरों में कम आमदन वाली कम्युनिटीज़ हैं वो अब बाहर मूव करें क्योंकि यहाँ पे कीमतें बढ़ गई हैं प्रॉपर्टी की। अगर हम बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे भी ये इशू अप्लाई होता नज़र आ रहा है कि रकबे के लिहाज से तो मुल्क का 44% है बलूचिस्तान, लेकिन आबादी के लिहाज से बलोच सिर्फ 5% हैं। दूसरे शहरों से जो लोग आ रहे हैं ज़मीनें ख़रीदने के लिए, उनको जो लोग अपनी ज़मीनें अच्छे दामों में बेच के चले भी जाते हैं, उनको बाद में या तो ऐसे इलाकों में सेटल होना पड़ रहा है जो पसमानदा हैं, या फिर उनको कराची और दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ रहा है जहाँ उनके लिए वो वसाइल नहीं मौजूद जो कि किसी भी शख्स की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। तो बलोच अफराद को जो ये ख़दशा है कि वो अपने ही सूबे में माशी जो पिक्चर डेवलप हो रही है उसकी वजह से अक़लियत बन जाएंगे, इस ख़दशे को अमली तौर पे हुकूमत कैसे दूर कर रही है या करेगी? देखें, एक तो ये खदशा बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद है, और दूसरा बहैसियत बलूचिस्तानी के और बलोच अवाम के जो यहाँ पर लोग हैं वो जिस तर्ज या जिस अंदाज से सोच रहे हैं, उनके पास चॉइस है तारीखी तौर पर कि वो दो चीज़ों की तरफ रुख करें, आइदर पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और द थर्ड इज मिक्स ऑफ बोथ। तो हुकूमत जो कर रही है वो ऐसे इक़दामात कर रही है कि ये दोनों के मिक्सचर में जाएं, जहाँ पे सेंसिबिलिटीज उनकी आइडेंटिटी की जो है वो प्रोटेक्टेड हो, और साथ साथ जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, चाहे वो कोस्टल एरिया का है या बाकी बलोच आबादी है, उसको इस हद तक इस सतह पे डेवलप करके लाएं ताकि वो लोकल ही अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, और उनको ये खतरा जो है वो रियल टर्म्स में बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। दो चीज़ें जो हम गवादर में देख रहे हैं, एक तो ये है कि वहाँ अभी भी पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, अगरचे लोग प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, ये नहीं जानते कि पानी पीने का कब आएगा। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सारी बलूचिस्तान में ईरान से आती है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक जो लेबर है उसकी अब भी ये शिकायत है कि उनको वो ट्रेनिंग नहीं दी गई जिसके ज़रिए उनको सीपैक में आला दर्जे की नौकरियां मिल सकें। वो कह रहे हैं हमने 2006 से हुकूमत से बात करनी शुरू की थी इस बारे में, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो ये जो दो इश्यूज़ हैं कि एक तो जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कल को ये प्रॉपर्टीज़ इस लिहाज से सेफ होंगी कि जिन फैसिलिटीज़ का वादा किया है वो नहीं है वहाँ पर, और दूसरा बलोच अवाम को जो नौकरियाँ चाहिए अच्छे दर्जे की, उनका क्या होगा? देखिए, पहले मैं नौकरियों को एड्रेस कर दूं। हमने 2 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एक खुजदार में और एक ग्वादर में अप्रूव हो चुका है, और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें उम्मीद है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नस्ट एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का साइंस और एजुकेशन का इदारा है, उसका कैंपस ग्वादर के अंदर अप्रूव हुआ है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और सो में स्टैब्लिश होगा। साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात को उछाला जा रहा है ग्वादर के कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ पे ऑलरेडी 2 डैम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बदकिस्मती से पिछले 3 सालों में बारिशों की कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से उन डैम से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थी वो पॉसिबल नहीं हुआ। कागर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने जो सब्सिडाइज्ड पानी है वो हुकूमत बलूचिस्तान प्रोवाइड कर रही है ग्वादर के शहर। तो मेजर्स यानी लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनका फल नजर आने में वक्त लगेगा। अनवारुल हक काकड़ हमारे साथ थे कोयटा से, बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद में मजहबी जमातों का धरना जारी है, जिसे ख़त्म कराने की कोशिशों पर अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज बच्चों के आलमी दिन के मौके पर आप हमारी वेबसाइट पर वीडियोस और फीचर्स भी मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया भर से अहम खबरें।
अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे ओहदा छोड़ने की शराइत पर रजामंद हो गए हैं और इस्तीफे का मसविदा तैयार कर लिया गया है। उमर रसीदा मुगाबे के इस्तीफा देने की मुसलसल मुज़ाहमत के बाद उनका मुआखजा करने की तैयारियां की जा रही थीं। जर्मनी में हुकूमत की तश्कील के लिए 4 पार्टियों के दरमियान 4 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो गए हैं। आंगला मर्केल की इत्तेहादी जमात फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने इमिग्रेशन और तवानाई जैसे इश्यूज पर इख्तलाफात के बाइस मुज़ाकरात से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अर्जेंटीना की लापता होने वाली सबमरीन सैन जुआन की तलाश की कोशिशें जारी हैं। 2200 टन वजनी और 66 मीटर लंबी सबमरीन में अमले के 44 अफराद सवार हैं। ब्राजील, चिली और बरतानिया समेत कई ममालिक तलाश की कोशिशों में मदद फराहम कर रहे हैं। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप आज अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर शाही जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए कई तकरीबात मुनक्किद की गयीं। मलिका बरतानिया की शादी बरतानिया की शाही तारीख की सबसे लंबी चलने वाली शादी है। हॉलीवुड के नामवर प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन पर खवातीन को जिनसी हिरास का निशाना बनाने के इल्जामात से पर्दा उठने के बाद पिछले 5 हफ्तों के दौरान कई बाअसर अमरीकियों के खिलाफ भी ऐसे इल्जामात सामने आ चुके हैं। और अमरीका जैसे रोशन ख्याल मुआशरे में खवातीन को इस तरह के रवैयों का सामना क्यों करना पड़ता है और इसका हल आखिर है क्या, आइए देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। हॉलीवुड स्क्रीन के पीछे से और सामने से, यहाँ तक कि सियासी ताकत के ऐवानों से भी अमरीकी खवातीन अपने साथ रवा रखे गए नामुनासिब जिनसी रवैयों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। वो नामुनासिब रवैये जो बाअसर मर्दों की जानिब से उनके साथ माजी में रवा रखे गए। In my mind, I called him fish lips. लगता है कि ये खवातीन अपनी कई बरसों की खामोशी का अजाला करना चाहती हैं। इस हर रोज तवील होती फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा किया है एक बेबाक रेडियो होस्ट लिएन टोयडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर एल फ्रैंकन पर इल्जाम लगाकर। Kind of get close and he just put his hand on the back of my head. खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना करने वाली अमरीकी सियासत की दुनिया की एक और बाअसर शख्सियत हैं अमरीकी सेनेट के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक जज रॉय मूर। इन पर इल्जाम है कम उम्र लड़कियों के साथ गलत जिनसी बर्ताव का। ताहम रॉय मूर कहते हैं कि उन्हें ऐसा करने की इजाजत खुद बच्चियों की माओ ने दी थी। सेनेट के अक्सरियती लीडर रिपब्लिकन मिच मैकॉनल का कहना है कि उनकी पार्टी रियासत अलाबामा से मिस्टर रॉय मूर की सेनेट के लिए नामजदगी खत्म करे। आप में से बहुत से लोगों को ये एहसास हो चुका है कि ये मिच मैकॉनल और उनके हामियों की एक कोशिश है कि अलाबामा के लोगों से इस इंतखाब को छीन लिया जाए और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सेनेटर एल फ्रैंकन की जानिब से फौरी माजरत कबूल करते हुए लिएन टोयडन का कहना है कि वो एल फ्रैंकन से मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं कर रही। ताहम जिनसी हैरेसमेंट के खिलाफ काम करने वाले एग्जेक्टिव्स के नजदीक मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिनसी हिरासाई की कोशिशें मामूली भी हो सकती हैं और शदीद नोयत की भी। बस ऐसी हरकतें करने वाले को एक रास्ता चाहिए होता है ताकि इस सिलसिले को जारी रख सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रॉय मूर की उम्मीदवारी की हिमायत की है, लेकिन उनकी तर्जुमान ने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया वो अब भी उनकी हिमायत करते हैं या नहीं। देखिए, सदर इस पर यकीन रखते हैं कि ये इल्जामात बहुत तकलीफदेह हैं और इन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। वो सोचते हैं कि अलाबामा के लोगों को इसका फैसला करना चाहिए कि उनका अगला सेनेटर कौन होगा। इन इल्जामात का सामना करने वालों को अपने जराइम की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात जरूर वाज़ेह है कि इन केसेस से दुनिया भर में खवातीन ही नहीं बल्कि मर्दों को भी जिनसी बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला मिला है। जिला टिसा होक के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। पिछले 1 साल के दौरान खवातीन को अमरीकी सियासत में आगे लाने की कोशिशों में नुमाया इजाफा देखा गया है। आइए देखते हैं कि बैलेट बॉक्स पर कामयाबी के लिए खवातीन टेक्नोलॉजी से किस तरह मदद लेना सीख रही हैं। ये एरन अपचर्च की अपनी इंतखाबी मुहिम की पहली वीडियो है। अपचर्च को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल के लिए इस वीडियो क्लिप बनवाने पर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा क्योंकि इस पर काम करने वाले रज़ाकार हैं। वसाइल रखने वाले ऐसे लोगों का हमारे लिए ताउन बहुत बड़ी बात है। 2016 के इलेक्शन के बाद मेगन पार्कर वीडियो प्रोडक्शन में अपने तजर्बे को सियासत में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने जदीद सोच रखने वाली खवातीन के लिए पुटिंग वुमेन इन देयर प्लेस नामी वेबसाइट शुरू की और मीडिया में अपने पुराने साथियों से राब्ता किया। सभी ने कहा कि ये जबरदस्त आइडिया है, हमें शामिल कीजिए, और ये कि वो हमारे साथ काम करने के लिए एक दिन निकाल सकते हैं।
पुटिंग वुमेन इन देयर प्लेस उन बहुत से सोशल मीडिया वसाइल में से एक है जो अपनी पहली इंतखाबी मुहिम चलाने वाली खवातीन की मदद कर रही है। डेमोक्रेटिक खवातीन के लिए इमर्ज नामी सियासी प्रोग्राम ने खवातीन उम्मीदवारों को फरोग देने के लिए ट्विटर हैशटैग WhySheRuns शुरू किया है, जबकि प्रोजेक्ट शीला वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं और उम्मीदवार से सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राउड पैक उम्मीदवारों को अपनी मुहिम के आगाज से पहले ही उस फंडिंग का अंदाजा लगाने में मदद देता है जो वो जमा कर पाएंगे, और अगर उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा नहीं होता तो डोनर्स से पैसे नहीं लिए जाते। और अपनी मर्जी के डोनर कॉल लिस्ट बनाने के लिए एरिस्टोटल के पास 19 करोड़ वोटर्स की लिस्ट है, जबकि पोलिस एक मोबाइल ऐप है जो घर घर जाकर मुहिम चलाने के लिए पैदल चलने का नक्शा फराहम करती है। ये तमाम साइट्स अच्छी हैं, लेकिन अक्सर का ख्याल है कि खवातीन को सियासत में आगे लाने के लिए उन्हें कम उम्री से ही इस तरफ माइल करना चाहिए। क्या आपने कभी खातून सदर बनने के बारे में सोचा है? हाँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि बड़ी जिम्मेदारी है। सदर बहुत मसरूफ रहते हैं, जबकि मैं अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहूंगी। और दूसरी तरफ शीला सिंगर हैं। स्कूल में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सदर बनना चाहती हूँ और मुझे ये बात दिलचस्प लगती है। तो आज से 25 साल में क्या पता कि ये खवातीन प्रेसिडेंट सिंगर के लिए राह हमवार कर दें। कैरोलाइन परसूरी के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। कराची में खवातीन के लिए पुरसुकून और महफूज सफरी सहूलतों की कमी एक बड़ा मसला है। लेकिन सारा मेड इन पाकिस्तान में आज मिलते हैं किरण राव से, जो इस मसले को हल करने निकली हैं। सियाह लिबास और गुलाबी स्कार्फ, ये यूनिफॉर्म है किरण राव का, जो कराची में टैक्सी ड्राइवर हैं। किरण को शुरू से गाड़ी चलाने का शौक था और वो ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थी जहां वो अपना शौक भी पूरा कर सकें, कुछ कमाई भी हो जाए। टैक्सी सर्विस में बतौर पायलट शामिल होकर किरण की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। डिज़ाइनिंग वगैरह, मॉडलिंग, हर एक चीज़ में, हर एक शोबे में ख़वातीन बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ड्राइविंग एक ऐसा शोबा है जहाँ पे लोगों की सोच ये है कि लड़कियाँ अगर ड्राइव करेंगी तो वो एक्सीडेंट ही कॉज करेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। मोबाइल ऐप से टैक्सी बुलाएं या कहीं सड़क पर जाते हुए देखें तो रोक लें। अस्सलाम वालेकुम। इस सर्विस की मुनफरिद बात यह है कि ड्राइवर खवातीन हैं तो मुसाफिर भी खवातीन। वक्त की बचत, आरामदेह सफर, मुनासिब किराया, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। सफ़र करने वाली खवातीन कहती हैं खस्ता हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में ये सर्विस खवातीन के लिए एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर रही है। आप घर बैठे एक ऐप से आप बुक करवाएं, और सबसे बड़ी सहूलत ये कि आपको इस बात का पता है, आपको ये यकीनी है कि भाई हम जिस खवातीन के साथ ही सफ़र कर सकते हैं। तो खवातीन फीमेल टू फीमेल जो एक कंफर्ट लेवल है, जो एक कंफर्ट जोन है, उसका कोई कंपैरिजन या रिप्लेसमेंट नहीं है, आई बिलीव। एक्चुअली मुझे सबसे पहले चीज़ जो चेक करी दैट इज़ कि आपके पास जब इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हम हेलिंग के थ्रू और कॉल सेंटर पर कॉल करने के बाद भी पिंक टैक्सी को बुला सकते हैं, ठीक है, अपनी राइड ले सकते हैं। और फिर अगर आप किसी फीमेल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स सेफ। कराची में ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, ऐसे में सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए जब कोई हौसला अफजा रवैया या कलमात सुनने को मिलते हैं तो किरण कहती हैं कि उन्हें खुशी होती है। जब हम रोड पे निकलते हैं तो खासा मतलब हैरानगी से हमें लोग देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमें थम्स अप कर रहे होते हैं। इवन हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, अगर हम वहाँ से कहीं से गुजर रहे हैं तो वो हमें खुद सैल्यूट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में खवातीन की पहली टैक्सी सर्विस में तरबियत हासिल करने के बाद इस वक्त 10 खवातीन ड्राइवर कराची में टैक्सी चला रही हैं और बाइज्जत रोजगार कमाकर अपने घर वालों का सहारा बनी हुई हैं। सर्विस की मकबूलियत को देखते हुए अनकरीब ये कंपनी मजीद खवातीन ड्राइवर्स को टैक्सी फराहम करने का इरादा रखती है। आज के लिए बस इतना ही। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू पर। सारा ज़मान और साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।